हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स। और फिजिक्स का हमने 7th चैप्टर स्टार्ट किया था, जो है हमारा प्रत्यवर्ती धारा। इस चैप्टर का ये हमारा दूसरा लेक्चर है और आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पर डिस्कस करेंगे, जो है प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। मैं आपको पहले ही कह दे रहा हूं, पहले ही, कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, मतलब 5 मार्क्स में पूछा जाता है। ये आप याद रखेंगे। और उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि इसका 95% इसका चांस होता है बोर्ड एग्जाम में आने का। मतलब हर बार ये पूछा ही जाता है डेरिवेशन। तो चलिए जी, बिना देर किए हम इसको आसानी तरीके से समझ लेते हैं और सीख लेते हैं जी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम आते हैं। तो सबसे पहला हमारा डेरिवेशन है प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। ठीक है ना। चलिए कोई नहीं जी, हम एक एक करके आसानी तरीके से हम सीखेंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे ये आता है, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान है क्या। ठीक है ना। सबसे पहले ये आता है। तो देखिए, हम एक चूंकि फॉर्मूला जानते हैं, हम क्या जानते हैं, प्रत्यवर्ती धारा। प्रत्यवर्ती धारा का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, जो है I=I0 sin ओमेगा टी। ये हमने आपको कब बताया था, प्रत्यवर्ती धारा का पहला लेक्चर, इस चैप्टर का पहला लेक्चर में हमने बताया था कि I=I0 sin ओमेगा टी होता है। जहां पर यहाँ पे इतना हमने यह बताया था आपको, जहां पे ये हमने बताया था कि I0 क्या है, धारा का शिखर मान है। ठीक है ना। ये क्या है, कोणीय आवृत्ति है। ठीक है ना। ये सब हमने आपको बताया था। चलिए यहाँ पे उतना हमें डिस्कस नहीं करना है, हमें ये जानना है कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान क्या है। देखिए यही हमारा प्रत्यवर्ती धारा I है। तो सबसे पहली बात देखिए, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान को हम IRMS से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि देखिए प्रत्यवर्ती धारा, तो प्रत्यवर्ती धारा I है तो हमने I ले लिया। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है वर्ग, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो स्क्वायर कर दिए। माध्य, यहाँ पे माध्य, वर्ग के बाद आ रहा है माध्य, माध्य मतलब हमने यहाँ पे माध्य लगा दिया। और उसके बाद मूल, तो मूल का मतलब होता है वर्गमूल करना, तो ये हमने वर्गमूल कर दिया। तो यही तो है, यही जो हमारा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यही है हमारा प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है रूट में ना I², यहाँ पे मॉड है, माध्य है, तो यही को हम कहते हैं जी प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। तो परिभाषा आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये I क्या है, प्रत्यवर्ती धारा है, तो आप कहेंगे प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। समझ गए। प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। देखिए ये प्रत्यवर्ती धारा है, ये स्क्वायर मतलब वर्ग है, तो प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे परिभाषा लिखना चाहूंगा। क्या लिखेंगे कि प्रत्यवर्ती धारा के प्रत्यवर्ती धारा के वर्ग माध्य के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक परिभाषा लिख दिया है। राइटिंग पे फोकस ना कीजिएगा, समझने पे फोकस कीजिएगा। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है वो हम आगे आपको प्रूफ करेंगे, तभी हम आपको बताएंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे ये समझिएगा
कि चूंकि हमें प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान जो है इसका ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी तरीके से हमें निकालना है। क्या निकालेंगे वो सब अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गणना। अब यहाँ से गणना करेंगे, समझिएगा। सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि चूंकि प्रत्यवर्ती धारा, तो प्रत्यवर्ती धारा का हम क्या फॉर्मूला जानते हैं? हम प्रत्यवर्ती धारा का फॉर्मूला जानते हैं I = I0 sin ओमेगा टी, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब ये हमारा प्रत्यवर्ती धारा का हम ये फॉर्मूला जानते हैं। अब चूंकि यहाँ पे बात ये आता है दोस्त, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे बात आता है कि हमें वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो वर्ग माध्य मूल मान का ये हमारा फॉर्मूला आता है IRMS। तो यहाँ पे जो ये प्रत्यवर्ती धारा है, तो इसके वर्ग के माध्य के वर्गमूल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। तो देखिए हमें करना क्या है, स्टेप आप समझे रहेंगे तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाले, मैं पहले ही कह दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कह रहा है प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग। तो सबसे पहले ये हमारा प्रत्यवर्ती धारा है, इसका हम वर्ग करेंगे। पहले हमने वर्ग करेंगे पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में इसका माध्य करेंगे। माध्य का मतलब वर्ग है, अब इसका माध्य करेंगे। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे? ये प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग का माध्य है, अब इसका वर्गमूल करेंगे। ये 3 स्टेप याद रखेंगे, पहले वर्ग करेंगे, फिर माध्य, फिर वर्गमूल करेंगे। तो पहला स्टेप हम करते हैं। तो पहला स्टेप में हम क्या करेंगे समझिएगा। अब देखिए ये टोटल इतना का वैल्यू हमें निकालना है। सबसे पहले इसका हम वर्ग करते हैं। तो हम अगर इन दोनों पक्षों का वर्ग, क्या हो गया भैया, वर्ग करने पर, अब इन दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं। तो अगर वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा समझिएगा। यहाँ पे ये आ जाएगा I², और यहाँ पे आ जाएगा ये I0², और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर, और ओमेगा टी है तो ओमेगा टी हमने लिख दिया। तो देखिए पहला हमारा काम कंप्लीट हो गया। पहले हमने क्या करना था? प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग करना था, तो वो हमने वर्ग कर दिया। अब ये हमारा स्टेप समाप्त हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरा में क्या करना है? हम इसका वर्ग का माध्य निकालना है। जो प्रत्यवर्ती धारा है, जो वर्ग है, इसका माध्य निकालना है। तो हम इसका क्या करते हैं? अब माध्य निकालने के लिए ध्यान से समझेंगे। अब इसका अगर हमें माध्य निकालना है, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे ये I² है प्रत्यवर्ती धारा, इसका अगर हमें माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि देखिए अगर हमें माध्य निकालना है ना, इसका जो प्रत्यवर्ती धारा का माध्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे? रूट में, सबसे पहले रूट नहीं, हम क्या करते हैं? यहाँ पे समाकलन करते हैं, और 0 to t समाकलन करेंगे। और यही जो प्रत्यवर्ती धारा है, मतलब I का ये जो टोटल मान है, I0² और sin स्क्वायर, और ये t है, तो ये हम लिख देंगे। और यहाँ पे dt हो जाएगा, और ये t -0 हो जाएगा। ये आपको सबसे पहले लाइन समझ में आनी चाहिए, कहाँ से आई। मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना, कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि आपको कंफ्यूजन हो। देख लीजिए, थोड़ा सा समझिएगा कहाँ से ये लाइन आ रहे हैं। सबसे पहली बात, इतना आप समझ गए हैं तो ध्यान से समझेंगे। क्या हमें करना है? कुछ नहीं, हमें दूसरा में इसका माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का ये फॉर्मूला होता है दोस्त, फॉर्मूला यही होता है ना कि इसका हम क्या कर देंगे? सबसे पहले इसी का अगर माध्य निकालना है तो हम इसका समाकलन कर देते हैं। तो ये I² का हमें माध्य निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे? इसका हम समाकलन कर देते हैं। और लिमिट यहाँ पे याद रखेंगे, 0 to t हम लिमिट लगा देते हैं, और dx के सापेक्ष dt के सापेक्ष समाकलन कर देंगे। और लिमिट क्या है? ये समय अंतराल 0 to t हम लिखते हैं। ये आप याद रखेंगे, ये लाइन
बहुत सारे जो मैथ के जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखिए हमें इसका अगर माध्य निकालना है तो ये एक रूल होता है, ये फॉर्मूला होता है कि जिसका अगर हमें माध्य निकालना है उसका हम समाकलन करते हैं। तो समाकलन में आई स्क्वायर है तो इसका हमने समाकलन कर दिया, यहाँ पे लिमिट लगा दिया 0 to t, मतलब 0 से लेकर t समय तक। ये dt समाकलन का एक होता है मान, तो ये हमने लिख दिया। ये समय अंतराल नीचे है t-0, ठीक है ना, ये अंतिम समय अंतराल है, ये प्रारंभिक समय है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। अब चुपचाप हम वैल्यू पुटअप करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं। अगर हम वैल्यू पुटअप करें तो ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए ये हमारा सबसे पहले तो ये हमारा समाकलन हो गया 0 to t। ये अब ये आई स्क्वायर है तो देख लीजिए आई स्क्वायर का टोटल ये मान है ना, तो यही मान हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, फिर से साइन स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसके बाद डी टी है तो ये हम डी टी लिख देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे समय लिख देंगे 0 to t। अच्छा ये t 0 तो हट गया तो ओनली हम यहाँ पे t लिख देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता है, ये आई स्क्वायर, यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे ये जो हमारा ये इतना वैल्यू जो दिखाई दे रहा है ना, आई नॉट स्क्वायर है, ये एक नियतांक है, तो ये समाकलन से बाहर निकल जाते हैं। ये भी नियतांक है, ये बाहर निकल जाएंगे, मतलब तो हम इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। तो ये क्या निकल जाएगा, आई नॉट स्क्वायर, ये बाहर निकल गया, आई नॉट स्क्वायर बाहर निकल गया, तो बचा क्या 0 to t, और उसके बाद अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू क्या बचा डी टी, तो डी टी हमने लिख दिया। और नीचे से ये टी भी हम बाहर निकाल देते हैं, टी को भी हम बाहर निकाल देते हैं। तो अच्छा समझिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट माफी चाहूँगा मैं। देखिए ये आई स्क्वायर, यहाँ से मैं इतना ये बाहर पहले निकाल रहा हूँ, आई स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमने बाहर निकाल दिया, इधर से ये टी बाहर निकाल दिए, तो ये पहले बाहर निकल गए। तो अब क्या बचा, अब यहाँ पे ओनली समाकलन ही तो बचा है, तो समाकलन 0 to t कर देंगे, और ये साइन स्क्वायर टी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया डी टी हो गया, तो ये हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये आई स्क्वायर, और यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक फॉर्मूला होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है, ये फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे भी साइन स्क्वायर, इसको ओमेगा टी को थीटा मानते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यही हम लिखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले ये आई नॉट स्क्वायर अब बाई टी हो गया। अब इसका ये समाकलन हम दे देते हैं, समाकलन का चिन्ह। अभी हम समाकलन को तोड़ नहीं रहे हैं, अभी हम केवल यहाँ पे इसका फॉर्मूला ये लगा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस, तो यही हम लिख देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो ये हम लिख दिया 1 माइनस कॉस, और 2 थीटा होता है तो 2 हमने लिख दिया, और थीटा के जगह पर ओमेगा टी है तो ओमेगा टी हमने लिख दिया, ठीक है ना। अब बाई नीचे क्या होता है 2 होता है, तो 2 हमने लिख दिया, ठीक है ना। ये डी टी है तो ये डी टी हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद समझिएगा, अब उसके बाद ये जो 2 नीचे है ये भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको भी अगर हम बाहर निकाल देते हैं तो ये आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई, यहाँ से ये 2 भी निकल गया तो क्या हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2t हो जाएगा, ये 2 इसमें गुणा हो जाएगा 2t हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे 0 to t बचा है। अब यहाँ पे ऊपर क्या बचा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और यहाँ पे dt बचा, ठीक है ना। अब देखिए एक तो ये हमारा पार्ट हो गया, और यहाँ पे मेन भाग है तो ये एक हमारा दूसरा पार्ट हो गया, 2 पार्ट है, तो दोनों का अलग अलग हम समाकलन कर देते हैं। तो अगर हम दोनों का समाकलन अलग अलग करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आई स्क्वायर, अब देखिए ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब हम दोनों का समाकलन पहले इसका कर लेते हैं फिर इसका, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लिमिट लगा देते हैं 0 to t, और 1 का समाकलन तो dt हो जाएगा। 1 क्या लिखने का कोई मतलब तो है नहीं,
ठीक है ना। तो 1 अगर ना भी लिखे ओनली डी टी यहाँ पे लिख देंगे तो भी काम हमारा चल जाएगा। ये डी टी हम लिख देते हैं क्योंकि 1 अगर डी टी में गुणा होगा तो डी टी ही होगा। फिर माइनस है तो माइनस हम लिख देते हैं। फिर समाकलन 0 to t लगाएंगे। अब इसके लिए कर देते हैं cos 2 थीटा cos 2 ओमेगा थीटा इंटू डी टी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमने लिखा है cos 2 थीटा। यहाँ पे 1 मिनट में देख लूँ, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो 1 मिनट, चलिए दिखाई देना चाहिए आपको, ठीक है ना। cos 2 ओमेगा टी बाई टी इंटू डी टी हमने लिखा हुआ है। अभी ये सब सही हो जाएगा तो ये आई स्क्वायर, अब यहाँ पे अगर हम इसको करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आई नॉट स्क्वायर बाई 2t है। अब देखिए ये अगर हम इसका अगर समाकलन हम करते हैं dt का तो यहाँ पे ओनली यहाँ पे t आ जाएगा। dt का समाकलन करते हैं तो t आ जाएगा। ये लिमिट 0 to t है तो ये लिमिट 0 to t हम लगा देंगे। फिर माइनस, अब देखिए इसका यहाँ पे cos 2 थीटा, मतलब यहाँ पे cos का, देखिए cos हो या साइन हो, एक पूर्ण चक्र के लिए साइन का मान भी 0 होता है, साइन थीटा का भी मान 0 होता है। और यदि वो मान लेते हैं cos थीटा है तो cos थीटा में ऐसे ही ना होता है जी, ये प्लस होता है, ये भी प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। तो अगर cos वाला भी है ना तब भी cos थीटा इक्वल टू भी 0 होता है। तो इसलिए ये cos वाला जो भी वैल्यू है ये टोटल 0 हो जाएंगे। तो 0 का मतलब ये समाप्त हो जाएंगे, ठीक है ना। एक पूर्ण चक्र में साइन थीटा और cos थीटा इन सभी का मान क्या होता है, 0 ही होता है। तो इसलिए हम इसको 0 मान लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया आई स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t लिख सकते हैं। ये देखिए सबसे पहले अब इसका लिमिट हम पुटअप कर लें तो अंतिम माइनस प्रारंभिक लिखते हैं ना, तो ये हम क्या लिख देंगे, गुणा में है ना, तो ये हम अंतिम मतलब अंतिम माइनस प्रारंभिक हो जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये 0 का कोई वैल्यू तो है नहीं, तो सोचिए हम हटा ही देते हैं डायरेक्ट, तो ओनली यहाँ पे t बचेगा, ओनली t बचेगा ना, तो t लिख दिए। अब इस t से ये t कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या मान आ गया, आई स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे अगर वैल्यू की बात करें, यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें तो अभी तक हमने आपको 3 चीजें स्टेप कहा था। सबसे पहले कि आपको प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग निकालना है, फिर प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग का माध्य निकालना है, और जब माध्य हमारा निकल जाए उसके बाद हमें क्या करना है, उसका वर्गमूल कर देना है। यही ना हमने कहा था, उसके बाद हमें वर्गमूल तीसरा स्टेप में करना है। तो अब हम इसका वर्गमूल कर देते हैं। तो अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे, देख लीजिए, अगर हम इसका वर्गमूल करते हैं, ठीक है ना, वर्गमूल करने पर अगर हम इसका वर्गमूल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, समझिएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा आई स्क्वायर। यहाँ पे इसका अगर हम वर्गमूल करते हैं तो देख लीजिए ये आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये इतना ही ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझिएगा, अब आपका सॉल्व हो ही गया है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे अभी हमने क्या लिखा था वही मैं यहाँ पे लिखूँगा। देखिए हमने यही लिखा था ना, आई स्क्वायर, यहाँ पे ये हमने पीछे क्या लिखा था, देख लीजिए क्या लिखा था, रूट में आई नॉट स्क्वायर बाई टी। तो यहाँ पे रूट में आई नॉट स्क्वायर बाई क्या लिखा था, 2 लिखा था, ठीक है ना, देख लीजिए 2 ही लिखा था, 2 लिखा था ना, तो 2 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं वर्ग से, देखिए ये वर्ग है, ये इस पर भी है, इस पर भी है, ठीक है ना दोनों पर, ये आई स्क्वायर, यहाँ पे समझिएगा ये वर्गमूल जो है ये इस पर भी है आई नॉट स्क्वायर पर, इस रूट 2 पर भी है, मतलब 2 पर भी है, तो ये 2 हो गया। अब ये देखिए इस वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या बचा, ये मॉड में आई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, आई नॉट, यहाँ पे ओनली आई नॉट बचा, यहाँ पे रूट 2 बचा, ये हमारा मान आया ना। देखिए तो हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे अगर पीछे आपको आते हैं तो मैंने आपको क्या बताया था
कि प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान को IRMS से प्रदर्शित करते हैं। IRMS कब निकलेगा? जब हमें इसका मान पता रहेगा कि धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को। तो देखिए अब हमारा इसका मान जितना आएगा वही तो हमारा प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान होगा ना। तो इसका मतलब देख लीजिए यहाँ पे हमारा उसी का मान आ गया है, इसीलिए अब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? IRMS ये हम लिख सकते हैं, और यही हमारा हो जाएगा I0 और रूट में 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है दोस्त, एक एक स्टेप को केवल सॉल्व यहाँ पे किया गया है और आसानी से आ गया है। देखिए मैं स्पष्ट रूप से आपसे कह दूं कि मेरा जो सर है ना, बहुत मतलब सिर की बात हो रही है, ठीक है ना, शिक्षक की नहीं, मेरा जो सर है बहुत तेज़ दर्द कर रहा है, बहुत ही तेज़, ठीक है ना। मैं कैसे भी मतलब आज पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे भी सिखा रहा हूँ, अदरवाइज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। मैंने सभी पर बातें डिस्कस किया हुआ है। हाँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ ये टॉपिक इतना इजी नहीं है, बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बहुत ही हार्ड टॉपिक है, और ज़्यादातर बायोलॉजी के स्टूडेंटों के लिए और भी हार्ड होंगे। तो उनके लिए मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा, एक दो बार देखेंगे तो आपको जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। हाँ, कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा यदि आपको समझ में आ जाए तो, ठीक है ना। कमेंट में केवल आप बता दीजिएगा सर समझ में आ गया, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।